हेलो एवरीवन। इंटीग्रेशन चैप्टर की आज लास्ट क्लास है। कुछ दो तीन छोटे टॉपिक बचे हैं, आज वो खत्म करेंगे और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप इसकी प्रैक्टिस और करना। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ एक तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल। देखो स्टैंडर्ड क्या मतलब, इसको ध्यान रखोगे तो अच्छा है। इंटीग्रल dx अपॉन x xn प्लस माइनस वन, मतलब प्लस वन हो तो भी ठीक है, माइनस वन हो तो भी ठीक है। फॉर्म अच्छे से समझो। dx मतलब ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, खाली dx, नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, साथ में x की पावर n होना चाहिए। n कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n कैन बी 4, n कैन बी 5, n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे n हो सकता है, ठीक है, यानी कितनी भी बड़ी पावर हो सकती है। प्लस वन होना चाहिए या माइनस वन होना चाहिए। बाहर क्या होना चाहिए, x, अंदर क्या होना चाहिए, कोई भी पावर, प्लस वन हो या माइनस वन हो चलेगा, बाहर x होना चाहिए। अगर ऐसा इंटीग्रल तुम्हें दिखता है तो सीधा आंसर क्या लिखना है, माइनस वन अपॉन एन, यानी माइनस वन अपॉन दिस पावर इंटू लॉग ऑफ, क्या लिखोगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन में xn प्लस वन है तो xn प्लस वन लिखो, xn माइनस वन है तो xn माइनस वन लिखो, और डिवाइड किससे कर दो, xn से। ठीक है, वापस सुनो, माइनस वन अपॉन एन लिखोगे पहले तो, फिर लॉग में जो नीचे xn प्लस वन लिखा है तो वो xn प्लस वन लिखो, xn माइनस वन लिखा है तो xn माइनस वन लिखो, और उसको डिवाइड किससे कर दो, xn से। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन सपोज ऐसा दिया उसमें कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स क्यूब प्लस वन, सपोज ये इंटीग्रेशन वो मेरे को देता, राइट, तो अगर मैं इसको उससे कंपेयर करूं तो एग्जैक्टली मैच हो जाता है, एग्जैक्टली मैच होता है। और n की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 3, n की वैल्यू 3 आने का मतलब मेरा आंसर में क्या लिखूंगा, माइनस वन अपॉन थ्री इंटू लॉग ऑफ, जो क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ एज इट इज लिखना है एक्स क्यूब प्लस वन, डिवाइड किससे करना है, एक्स क्यूब से, प्लस क्या लिखना है, c। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर, ताकि अगर ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए तो अपन इसको डायरेक्ट कर सके, राइट, क्योंकि अगेन प्रॉपर तरीके से करने में टाइम वेस्ट होगा, उसकी जगह अपन ये याद रख सकते हैं। ऐसा हर में तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कर सकते हैं तो याद रख लेते हैं। ऑलराइट, ऐसे ही जैसे अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x x की पावर 5 माइनस 1, ठीक है, तो भी क्या करते हैं, देखो इसको उससे मैच करो, एग्जैक्ट मैच हो गया। मैंने कहा यहाँ प्लस होगा तो भी चलेगा, माइनस होगा तो भी चलेगा। n की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, तो क्या लिखोगे, माइनस वन अपॉन फाइव लॉग ऑफ, जो क्वेश्चन में लिखा है वो हमें भी लिखना है, x5 माइनस वन लिखना है, और नीचे किससे डिवाइड करना है, x5 से, प्लस क्या लिखना है, c। सो दिस बिकम्स योर आंसर। अगर ऐसे नहीं तो फिर गोल्डन प्रिंसिपल तो समझा ही दिया तुमको कि भाई कोई भी इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो ऑप्शंस को क्या कर लो, डिफरेंशिएट, क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो सिंपल है, दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में जो एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचा है वो है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स किया था, राइट, ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। अब जैसे इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी बिल्कुल रिवर्स चलेंगे एज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आपको याद हो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में फर्स्ट एप्लीकेशन था टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां पे देखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व फ्रॉम इट्स स्लोप। वहां पे कर्व की इक्वेशन दे रखी थी y इक्वल टू एफ एक्स, और स्लोप निकालना था यानी डिफरेंशिएट करना था। यहां पे स्लोप दे रखा होगा यानी f डैश दे रखा है, तुम्हें कर्व की इक्वेशन निकालनी मतलब f निकालना है, तो अब की बार तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो f डैश x क्या है, स्लोप होता है ना, तो पढ़ रखा है, और उससे हमें क्या निकालना है, f x, जो कि किसकी इक्वेशन है, कर्व की। तो अगर f डैश x से f x पे आना है तो मेरे को पता है कि अगर f x से f डैश x पे जाना है तो डिफरेंशिएट करना है, तो f डैश से f पे आना है तो क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। इसीलिए ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एप्लीकेशन वहां पे याद है क्या करा था हमने, मार्जिनल कॉस्ट का एप्लीकेशन किया था। अगर टोटल कॉस्ट पता है तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके। तो अगर अब मेरे को उल्टा पता हो, मार्जिनल कॉस्ट पता हो, तो मैं टोटल कॉस्ट निकाल लूंगा यूजिंग इंटीग्रेशन। बिल्कुल उल्टा, मार्जिनल कॉस्ट पता है, ये वीसी लिखा, वीसी मतलब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तुमको याद है टोटल कॉस्ट फंक्शन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहती है ना, वो एक्स पे डिपेंड नहीं करती। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो निकलेगी एमसी को इंटीग्रेट करके। क्यों, क्योंकि वीसी को डिफरेंशिएट करके क्या आता है, एमसी, तो एमसी को इंटीग्रेट करके क्या आएगा, वीसी। सो दैट इज व्हाई इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अच्छा, वीसी में आपको याद हो तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ता है, तो यहां पे भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ेगा। वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट। यस, इसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ेगा ना सी, दैट इज नथिंग बट योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिलके क्या बन जाएंगे, टोटल कॉस्ट फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी यूज द इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट टू फाइंड कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कंपनी फ्रॉम इट्स मार्जिनल कॉस्ट।
अच्छा, कॉस्ट की जगह रेवेन्यू भी दे सकता है, वो भी हमने डिस्कस किया ही था वहां। मतलब कुछ नहीं करना, उल्टा काम करना है, एग्जैक्टली जो वहां किया था उसका उल्टा काम करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? लेट अस नाउ सी कि हाउ डू वी अप्रोच दीज क्वेश्चंस। ओके, सो जस्ट सी वन क्वेश्चन। जैसे आपको मैंने ऐसा दिया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व, find equation of the curve where slope at x comma y is 9x, where slope at x comma y is 9x and which passes through origin, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व वेयर स्लोप एट x, y इज 9x एंड विच पासेस थ्रू ओरिजिन। अभी तो मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं, बाकी बाद में तो ऑप्शन से करेंगे सीधा, कैसे ऑप्शन से करना है। तो अभी देखो आपको क्या निकालना है, कर्व निकालना है। कर्व मतलब क्या निकालना है बेटा? fx निकालना है, fx या y इज इक्वल टू fx, तो हमें वो निकालना। स्लोप दे रखा है, दे क्या रखा है? स्लोप का मतलब क्या होता था, यानी ये जो हमें दे रखा है स्लोप, वो किसके बराबर हुआ? dy by dx, यानी f डैश के बराबर हुआ। ठीक है, एंड विच पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कौन सा पॉइंट होता है बेटा? 0,0, यानी हमारा जो कर्व है वो 0,0 से पास होता है, मतलब 0,0 हमारे कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 0,0 हमारे कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किस लिए इस वाली इंफॉर्मेशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहां भी तो c आएगा, वो c कहां से निकलेगा? उस कंडीशन से निकलेगा कि 0,0 हमारे कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से c निकलेगा। तो c निकालने के लिए ये कंडीशन देता है वो हमेशा। ठीक है, अब चालू हो जाते हैं। देखो सबसे पहली बात तो हमें f डैश x दे रखा है, कितना दे रखा है? 9x। तो मैं ये लिख सकता हूं f डैश x इज इक्वल टू 9x, बिकॉज वो स्लोप है। अब मेरे को f डैश से कहां पे आना है? f पे आना है, तो इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब की बार दोनों साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। हमें पता है f डैश का इंटीग्रेशन f होता है, क्योंकि f का डिफरेंशिएशन f डैश होता है, तो f डैश का इंटीग्रेशन f होता है। 9x में इंटीग्रेशन ऑफ 9x dx करना है कि नहीं करना है? दोनों साइड इंटीग्रेट करा। अच्छा, इधर 9 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका बच गया? x dx का। x dx का इंटीग्रेशन याद है? x स्क्वायर बाय 2। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c, आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब f ऑफ x बराबर 9x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। मेरा फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया? यही तो मुझे चाहिए, लेकिन अभी c के टर्म्स में तो आंसर नहीं लिख सकता। तो c निकालने के लिए उसने बोला है कि मेरा कर्व किससे पास होता है? 0,0 से पास होता है। 0,0 से पास होने का मतलब ये हो गया भाई कि x को क्या रख दो? 0, और y को भी क्या रख दो? 0। कहां रख दो? कर्व की इक्वेशन में रख दो, क्योंकि कर्व पे लाई करता है। तो कर्व की इक्वेशन में x को भी 0 रख देते हैं, y को भी 0 रख देते हैं। सर यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो ये fx क्या है? fx y तो है, बिकॉज y इज इक्वल टू fx। तो fx की जगह क्या डालना है? 0। ठीक है, x की जगह भी क्या डालना है? 0 डाल देते हैं। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये c हो गया। तो यहां से c बराबर कितना है बेटा? 0। c 0 आ गया, और c को 0 उठा के कहां डाल देते हैं? यहां डाल देते हैं। तो हमारा जो कर्व था, जो हमें चाहिए था, उसका क्या आंसर आया? 9x स्क्वायर अपॉन 2। ये आपके कर्व की इक्वेशन होगी। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ योर कर्व? इट इज fx इक्वल टू 9x स्क्वायर अपॉन 2। वापस समझ लें एक बार। सबसे पहले स्लोप मतलब f डैश। f डैश को इंटीग्रेट करेंगे तो f, 9x को इंटीग्रेट करेंगे तो 9x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। c कैसे निकालना है? उसने बोला इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी 0,0 इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की जगह भी 0 और fx की जगह भी 0 डाल दिया इधर। उससे c की वैल्यू कितनी आएगी? 0। c की वैल्यू 0 यहां डाल दी तो fx आ गई। बस सिंपल प्रोसीजर। सो दिस इज दिस फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब की बार अपन ये देखेंगे कि भाई ऑप्शन से कैसे इस चीज को हम ला सकते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसा देता हो, देखो ऐसा बोला है, इक्वेशन ऑफ द कर्व which passes through
equation of the curve which passes through the point 1, 3 and has the slope 4x minus 3 at any point x comma y is अब ऑप्शंस दे रहा है, देखो ऑप्शंस क्या दे रहा है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4। बी ऑप्शन दे रहा है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। फिर सी ऑप्शन दिया है x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इसको ऑप्शन से कैसे करना है वो समझेंगे। बहुत आसान, देखो इक्वेशन ऑफ द कर्व, मतलब इक्वेशन ऑफ द कर्व पढ़ने का मतलब आपको क्या निकालना है भाई, fx निकालना है। ठीक है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 3। 1, 3 वो पॉइंट है जिससे कर्व पास होता है, यानी 1, 3 उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे अभी देखा 1, 3 उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब हमारे कर्व की इक्वेशन में x बराबर 1 और y बराबर 3 सेटिस्फाई करना चाहिए। हैज द स्लोप, स्लोप मतलब क्या था बेटा, स्लोप मतलब y डैश, यानी ये जो आया मेरा वो f डैश x होना चाहिए या y डैश होना चाहिए एट एनी पॉइंट x y। ठीक है, ये सब बातें हैं हमारे पास। अब ऑप्शन से चालू करते हैं देखना। ये सारे ऑप्शंस में मेरे को कर्व की इक्वेशन दे रखी है। पहली कंडीशन 1, 3 मेरे कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरी कंडीशन मेरे कर्व का डेरिवेटिव 4x माइनस 3 होना चाहिए। दोनों बातें सही होनी चाहिए। लेट्स टेक द फर्स्ट ऑप्शन, डिफरेंशिएट किया फर्स्ट ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन को डिफरेंशिएट किया तो y डैश बराबर, क्यों किया डिफरेंशिएट, क्योंकि y डैश इतना आना चाहिए, तो चेक करने के लिए डिफरेंशिएट किया। तो 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन 6x स्क्वायर, 3x का डिफरेंशिएशन 3 और इसका 0। y डैश कितना आया 6x स्क्वायर माइनस 3, चाहिए कितना 4x माइनस 3। गलत, गलत मतलब सीधा सीधा ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रिजेक्ट करो। कोई y डैश आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, तो रिजेक्ट कर दिया। इंटीग्रेशन का कोई काम ही नहीं है, समझ रहे हो। दूसरा ऑप्शन डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आया भाई y डैश इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 4x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 3 और इसका 0। 4x माइनस 3 चाहिए भी कितना 4x माइनस 3, यानी ये हो सकता है, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू। अब पहली ट्रू हुई तो दूसरी चेक कर लेते हैं। x कितना चाहिए हमें 1 और y कितना चाहिए हमें 3। हमारे कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं, तो ये 1, 3 कहां सेटिस्फाई करना चाहिए, यहां कि यहां करना चाहिए, क्योंकि ये कर्व की इक्वेशन है, ये तो स्लोप है। स्लोप में थोड़ी सेटिस्फाई करेगा, वो कर्व में सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा, ये कर्व जो है वो इस पॉइंट से पास होता है। तो डेफिनेटली दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो आप इसमें y की जगह क्या रखो 3 और x की जगह 1 रखो, देखो सेटिस्फाई होता है क्या। x को रखा 1, y को रखा 3, इधर RHS में तो 3 आ गया, LHS में 3 आ गया, RHS में कितना आया देखो 2 माइनस 3 प्लस 4, 4 और 2 6, 6 में से 3 गया 3, 3 इक्वल टू 3 आ गया। दैट मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखने की जरूरत नहीं। मान लो ये करेक्ट नहीं आता तो हम सी ऑप्शन देखते, वो भी करेक्ट नहीं आता डी आंसर लगा देते। तो कितना टाइम लगने वाला है, 30 सेकंड 40 सेकंड, और क्या, बस आंसर आ गया। ठीक है, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं। तो इनफैक्ट एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है और आपको इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं। आपको सीधा सीधा क्या करना है, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करना है। ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, स्लोप, उसको मैच कर लो। जिस ऑप्शन में स्लोप मैच हो गया उस ऑप्शन में पॉइंट मैच कर लो, वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, विच इज to find the equation of a curve given its slope, right? Now the other application which I was talking about was कि हमें अगर मार्जिनल कॉस्ट या रेवेन्यू दिया है तो उससे हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वो उस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दिया उसने कि इफ मार्जिनल cost function of a company is given by MC of x is equal to 100 minus 8x plus x square
ये आपका मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन हुआ किसी कंपनी का, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज गिवन बाय दिस, वेयर एक्स डिनोट्स आउटपुट, एक्स क्या डिनोट करता है, आउटपुट यूनिट्स, ठीक है, एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज, let us say 2000, total fixed cost is rupees 2000, find total cost function of the company, find total cost function of the company, ठीक है। क्या दे रखा है, वापस वही सेम क्वेश्चन है, खाली लैंग्वेज बदल दी भाई। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज गिवन बाय एमसी दे रखा है आपको, ठीक है। हमें पता है एमसी को इंटीग्रेट करके क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ दो तो क्या आ जाता है बेटा, टोटल कॉस्ट। तो बहुत आसान सा सवाल है, आपको खाली मार्जिनल कॉस्ट को क्या करना है, इंटीग्रेट, और उसमें क्या जोड़ना है, 2000। क्यों जोड़ना है, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना होता है ना, तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ कितना है, 2000 है। कोई दिमाग लगाना ही नहीं, सीधा इंटीग्रेट करो, उसमें 2000 जोड़ दो, आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। कारण ये रहा, ठीक है। सो व्हाट डू वी डू इज वी इंटीग्रेट एमसी with respect to x, of course. So what do we get is integral of 100 minus 8x plus x square. इसको मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है, कर लेते हैं। 100 का इंटीग्रेशन 100 तो बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर माइनस 8x में 8 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, फिर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, यही होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा c, जो कि इस केस में क्या होता है, इस केस में ये जो c होता था वो क्या होता था, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता था। यहाँ पे जो c है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 2000। तो बस अब तो हो गया भाई सॉल्व। इंटीग्रेशन ऑफ एमसी हमें पता है कि अगर हम वेरिएबल प्लस फिक्स जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। सो व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट फंक्शन, इट इज 100x माइनस 2 से 1 कट गया 4, 4x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस 2000, क्योंकि आपको c की वैल्यू 2000 ऑलरेडी गिवन है। तो ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो क्या करना है, करना कितना काम है, करना सिर्फ इतना सा काम है कि एमसी को इंटीग्रेट करना है, और एमसी को इंटीग्रेट करके उसमें क्या जोड़ देनी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये तो हुआ सब्जेक्टिव बात। ऑब्जेक्टिव में क्या अप्रोच रहेगी, बिल्कुल सेम जो पिछले क्वेश्चन में समझे। ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, और ऑप्शंस में क्या दे रखा होगा, टोटल कॉस्ट। तो तुम तो क्या करना, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है कि नहीं। जिस ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी वो हमारा आंसर हो गया, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं। आई बात समझ में। सो इट्स अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स इंटीग्रेशन। नाउ वील डू सम मोर एग्जांपल्स टू क्लोज दिस चैप्टर, ठीक है। कुछ अच्छे एग्जांपल्स और करा रहा हूं, इनको समझ लो ढंग से और बाकी प्रैक्टिस करते रहो। तो एग्जांपल देखो, मिक्स एग्जांपल्स हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, उसमें बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 5 dx equals, of course we are given options. The options given to you are log of x minus 1 minus log of x square plus 5 plus c, log of x minus 1 plus log of x square plus 5 plus c. C option is log of x square plus 5 minus log of x minus 1 plus c, and D option is none of these. Let's take this question first. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक गोल्डन रूल सिखाया था, गोल्डन प्रिंसिपल। वो गोल्डन प्रिंसिपल क्या था कि जब भी कोई ऐसा इंटीग्रेशन आए जो हमने मान लो नहीं पढ़ रखा, अभी तक जितना पढ़ा उसमें नहीं है, जैसे कि एक इंटीग्रेशन ऐसा है जिसका हमने मेथड नहीं पढ़ा, और ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनेट में तो गोल्डन प्रिंसिपल लगेगा नहीं, इनडेफिनेट में ही लगेगा।
इंडेफिनिट में अब उसने कैसा इंटीग्रेशन दिया जिसमें दो नीचे फैक्टर है ऊपर भी एक फैक्टर है, तो हमने कोई इसका मेथड नहीं पढ़ रखा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से किया जाता है, तो वो तो भूल जाओ तुम ये देखो कि तुम्हारे को क्या मेथड बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ ऑप्शंस शुड गिव यू द क्वेश्चन, तो मैं तो ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करना चालू कर देता हूं। पहला ऑप्शन उठाया मैंने ए ऑप्शन को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, ए ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1, अंदर भी तो जाना है चेन रूल, फिर माइनस का माइनस, लॉग का डिफरेंशिएशन रेसिप्रोकल, ठीक है, फिर अंदर जाएंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5 का 0, ये आया कि नहीं आया, इसको लेट अस सिंपलीफाई, व्हाट इज द एलसीएम, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो हो गया एलसीएम, इधर कौन मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 5 होगा, इधर कौन मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 इंटू 2x होगा, तो 2x इंटू एक्स माइनस 1 होगा, ठीक है बेटा। अब इधर देखो कितना आया, x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इतना आ गया, ठीक है। ये x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये मैच हुआ, इससे मैच हुआ क्या, नहीं हुआ, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। अब हर ऑप्शन में खाली प्लस माइनस का ही तो फर्क हो रहा है, तो इतना काम तो तुम कर चुके हो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट उठाया, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देखो, इसी में चेंज करता जाऊंगा, सेकंड ऑप्शन तुम्हें भी ऐसे ही करना है, सेकंड ऑप्शन लिया, सेकंड ऑप्शन में भी भाई इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, खाली बीच में साइन क्या लगाना है, प्लस, तो इसको प्लस कर देते हैं, इसको प्लस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इतना ही फर्क आया कि नहीं आया। अगर ये प्लस हो गया तो अब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, खाली जो हमने यहाँ साइन बदला था वो नहीं बदलना है। अब देखो कितना आया, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और नीचे ये दोनों, ये मैच हो गया, मैच हो गया मतलब आंसर क्या है, बी, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, बिना इंटीग्रेट किए 1 मिनट से भी कम में, समझ आ गई। और जिनको ये आता है ना इसका मेथड कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उनसे पूछना कितना टाइम लगेगा इसको इंटीग्रेट करने में, ऑलराइट। तो इसलिए दिस इज द वे यू शुड डू इन एग्जाम, समझ आ गई ये बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने ऐसा लिया, इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये निकालना है। अगेन ऑप्शन दे रखे हैं हमें, फर्स्ट ऑप्शन है x अपॉन रूट 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी, ऑप्शन बी दे रहा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी, ऑप्शन सी है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सो अगेन दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू यू। अब की बार फिर से थोड़ा सा डिफरेंट इंटीग्रेशन है, उसमें dx नहीं लिखा है, d के अंदर क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। अब इसका क्या मतलब निकला कि d के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 है। अब ध्यान से समझो एक चीज कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, हमने सारे नियम क्या पढ़े कि fx dx को इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, d के बाद जो लिखा होता है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, x के रेस्पेक्ट में, तो फंक्शन भी किसका है, x का ही। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है फंक्शन भी किसका होना चाहिए, उसी का होना चाहिए। ये मेन बात समझ, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है फंक्शन उसी का होना चाहिए। जैसे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो फंक्शन x का होना चाहिए। अब यहां इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रेस्पेक्ट में, तो फंक्शन भी किसका होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होना चाहिए। फंक्शन किसका होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट अंडरस्टैंड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रख रहा हूं, ठीक है, ओके। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रखता हूं तो ध्यान से देखो, या एक काम करते हैं, ये भी नहीं करते हैं अपन, let us simplify it further. See, there is one more way of doing it, which is d of x square plus 1 means what? Like d of x square means what? It means 2x dx.
ठीक है, बिकॉज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डी मतलब डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। dx क्यों लगाया, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, x के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या लिखना है dx, क्योंकि इसमें अपॉन कुछ नहीं है ना, वरना तो हम लिखते हैं dy बाय dx, मतलब हमें पता होता है हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अभी हमें पता नहीं, तो हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके क्या लिखा 2x, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dx। तो इस जो ये जो d ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको देखो d ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, 1 का तो 0 होता है, और साथ में dx तो लिखना ही है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इस पूरे की जगह, ऊपर वाले की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2x dx, और नीचे क्या है हमारे पास अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। सो सी दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ इट बिकम्स अ नॉर्मल क्वेश्चन जैसे पहले था। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, d के अंदर जो लिखा है उसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू वहां पे रख दी, वैल्यू वहां पे रख दी, अब इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। अब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह कैसे करना है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन है, या तो इंटीग्रेट कर लो या फिर ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके ही आना चाहिए, दोनों में से कोई भी स्ट्रेटेजी लगाओ। हालांकि ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि मेरे को ये देखना है इसमें मोर कॉम्प्लिकेटेड कौन है, ये है, जो मोर कॉम्प्लिकेटेड है उसी को मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं x स्क्वायर प्लस 2 को क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, t स्क्वायर, सर t क्यों नहीं कर रहे, या x स्क्वायर को क्यों नहीं रख रहे, रख सकते हैं, x स्क्वायर को भी रख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 को t भी रख सकते हैं, लेकिन x स्क्वायर प्लस 2 को t स्क्वायर रखना बेस्ट है, क्योंकि जब मैं इसको अंदर t स्क्वायर रखूंगा तो ये रूट हट जाएगा, तो रूट की बीमारी खत्म हो जाएगी ना, तो इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान हो जाता है। रूट आएगा तो क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, तो रूट को हटाने के लिए जब x स्क्वायर प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट करना ही है तो t स्क्वायर कर दो ना, t करने से क्या फायदा, t स्क्वायर कर दो, तो तुम्हारे ऊपर है ना तुम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो तुमने t स्क्वायर रखा। अब देखो जैसे ही मैं इसको ये रखता हूं तो मेरे को नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट करनी पड़ती है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ बेटा 2x, ठीक है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2t dt बाय dx, ये हुआ कि नहीं हुआ, 2t तो किसका हुआ t स्क्वायर का, और t का क्या हुआ dt बाय dx। फिर हम इस dx को इधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास कितना आता है 2x dx बराबर कितना 2t dt। अब क्या मेरे पास क्वेश्चन में 2x dx आ रहा है, तो आपका जवाब है आ रहा है सर, ये रहा 2x dx, तो 2x dx की जगह मैं क्या रख दूंगा 2t dt। तो देखो इंटीग्रेशन क्या बन गया 2t dt, ये तो आया 2x dx की जगह, x स्क्वायर प्लस 2 को तुमने क्या रखा t स्क्वायर, रूट ऑफ t स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, रूट ऑफ t स्क्वायर कितना होता है, रूट ऑफ t स्क्वायर t होता है, तो इसको रूट ऑफ t स्क्वायर को मैं t लिख सकता हूं। अब ये t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन तो खाली 2 dt का बचा, जिसमें से 2 बाहर आ गया बिकॉज कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रल dt बचा व्हिच इज 2t plus c। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर दैट आई गेट 2t plus c, बट t क्या माना था मैंने, उसको मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा कि नहीं, तो देखो t स्क्वायर कितना है x स्क्वायर प्लस 2, तो फिर t कितना आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, रूट लेना पड़ेगा ना तभी तो t आएगा, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स t कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 2 का रूट, वो आप लगा दो यहाँ पे, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। So this is your final answer, which is none of these, 2 under root of x square plus 2 plus c, ये हमारा आंसर निकल गया है। समझ आई बात, ठीक है। तो इस तरीके का टिपिकल क्वेश्चन है, हालांकि नॉट वेरी लाइकली कि एग्जाम में आए, लेकिन मॉड्यूल में है तो करना देख लो, इस तरीके से कर सकते हैं। तो कभी भी अगर तुम्हें d ऑफ कुछ दिखे तो तुम उसको डिफरेंशिएट कर लो पहले, तो ये तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूशन सोच लो या ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लो, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक। ओके, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, ये निकालना है मेरे को, ठीक है। और ऑप्शंस मेरे को दे रखे हैं उसने 1/3 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल क्यूब प्लस c, ऑप्शन बी दे रखा है हाफ ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस c, फिर सी ऑप्शन दे रखा है e की पावर x प्लस c, और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीस, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। तो ऑफ कोर्स एक तरीका तो वापस वो हो गया कि ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन आना चाहिए, बट दिस वन इज अगेन वेरी इजी, क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो 2 फैक्टर्स, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले एक क्लास में भी करवाया है कि इनमें से, इन दोनों फैक्टर्स में से मोर कॉम्प्लिकेटेड कौन है,
ये, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है, तो मैं EX प्लस E माइनस एक्स को T मान लूंगा। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन विच आई डू। जब मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो मेरे को डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो यहां से मेरे पास EX का डिफरेंशिएशन EX, E माइनस एक्स में क्या लगेगा बेटा, चेन रूल, पहले E का होगा, E का तो डिफरेंशिएशन E होता है, ऊपर वाला कांस्टेंट, फिर ऊपर वाले में माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन dx। तो ये dx जब मैं इधर भेजूंगा तो ex माइनस e माइनस एक्स इंटू dx किसके बराबर हो गया, dt। क्या ये क्वेश्चन में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, ये ना, तो इसकी जगह क्या रख दिया dt और इसकी जगह क्या रख दिया t, तो इंटीग्रेशन किस में बदल गया, t का क्या करना है स्क्वायर, और इसको क्या रखना है dt, तो t स्क्वायर dt हुआ कि नहीं हुआ, t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 प्लस c होता है कि नहीं होता बेटा। अब लास्ट बस t की वैल्यू डाल दो, t क्या माना था तुमने, ये माना था, तो ये होगा ex प्लस e माइनस एक्स का होल क्यूब बाय 3 प्लस c, कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो आंसर कौन सा लगाएंगे हम, ए, ठीक है। Okay, then see another one. अब बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक है, और उस पर लिमिट भी लगानी है 1 से e स्क्वायर, इसीलिए लिया मैंने, लिमिट लगानी है इसमें 1 से e स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से ये सारे कोई भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, तो वी हैव टू थिंक ऑफ अ मेथड। तो अब जैसे ही हमें लिमिट दिखती है, तो हमने बोला था भाई डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट दिख रही है, मतलब सबसे पहले हम प्रॉपर्टी सोचेंगे, लेकिन यहां पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहां लॉग आ रहा है। लॉग आने की वजह से क्या होगा कि जब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं भाई, 1 से e स्क्वायर, यानी लोअर लिमिट जीरो नहीं है, लोअर लिमिट जीरो नहीं है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि लोअर प्लस अपर माइनस एक्स रख दो x की जगह, पर लोअर प्लस अपर यानी 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस एक्स अगर मैं x की जगह रखूंगा तो ये तो और खराब हो जाएगा ना, अभी तो log x है, फिर हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस एक्स, तो इससे मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने कहा था आपको हर क्वेश्चन सॉल्व हो जरूरी नहीं, तो ये वाला उस कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं, यानी इसको हमें इंटीग्रेट करके लिमिट रखनी पड़ेगी। तो अब हम क्या सोचेंगे भाई, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, इट इज दिस, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वील सब्स्टिट्यूट 1 प्लस log x एज t, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसी को t रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 का तो हो गया 0 और log x का होता है 1 बाय x, t का हो गया dt बाय dx, इसका मतलब अगर dx को यहां भेजूं तो dx अपॉन x dt होना चाहिए। क्या मेरे पास dx अपॉन x क्वेश्चन में है, तो मेरा जवाब है हाँ है, ये रहा dx अपॉन x। इसको मैंने क्या मान लिया t, तो मेरा आंसर के इंटीग्रल किस में बदल गया भाई, ऊपर तो आ गया dt, नीचे क्या आ गया, इसको हमने t माना है तो ये t स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, स्क्वायर कर रखा उसको। अब dt बाय टी स्क्वायर तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, जब भी नीचे पावर आएगी इंटीग्रेशन में, हमने बोला था पावर एक कम कर दो, दो में से एक घटाया तो एक, ऊपर तो लिखो उसी का नेगेटिव, नीचे वो की वो पावर लिख लो, तो -1 अपॉन टी इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अभी मैंने कहीं भी लिमिट नहीं रखी है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, टी को रिप्लेस कर दूंगा, सी नहीं लगाऊंगा क्योंकि लिमिट आ रही है इसलिए सी नहीं लगाएंगे। टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1 प्लस log x, वापस रख दो, तो -1 अपॉन 1 प्लस log x हो गया कि नहीं हो गया, इतना बच गया। अब इस पे लिमिट लगाएंगे, जब तक हम फाइनली रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक लिमिट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये लिमिट किसकी है, x की, t की नहीं। तो ये नहीं कि आपने यहाँ t पे वो लिमिट लगा दी, वो लिमिट x की, तो आप जब तक t को वापस x में नहीं बदलोगे लिमिट मत लगाना। अब लिमिट लगाओ 1 से e स्क्वायर, ठीक है, तो ये माइनस को तो बाहर रहने दो। अब अपर लिमिट पे आ जाओ, तो पहले तुमने अपर लिमिट रखी, तो 1 अपॉन log 1 प्लस log ऑफ कितना हो गया बेटा e स्क्वायर, ये हुआ x की जगह e स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log ऑफ 1, लोअर लिमिट x की जगह 1, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, कितना आ गया माइनस ऑफ, नाउ व्हाट इज e स्क्वायर, e स्क्वायर में से log की प्रॉपर्टी ध्यान है क्या होता था, ये 2 कहां पे आ जाता था, बाहर आ जाता था। अच्छा log e कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि log की बेस e है, ठीक है, तो log e की बेस e 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये गया, ठीक है। तो नीचे मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस 2 3, log 1 कितना होता है बेटा 0 होता है, तो ये तो पूरा का पूरा टर्म ही गया, बचा 1 अपॉन 1 यानी 1, तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 बच गया अंदर, ठीक है। एलसीएम लूंगा तो माइनस ऑफ -2/3 आएगा, और माइनस ऑफ -2/3 कितना होता है, 2/3 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आएगा, 2/3, ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन सिंपल है, बट क्या है कि
सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में लिमिट लगानी है, तो वहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बस बाकी क्वेश्चन में वही काम करना है जो पहले भी करते आ रहे हैं। ओके, लेट अस सी वन मोर। देखो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x square minus 1 upon x square into e की पावर x plus 1 by x dx। ध्यान से समझना, ठीक है, ये निकालना है। ऑलराइट, अब डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल में देखो ऑप्शन से इसलिए मतलब नहीं क्योंकि एग्जैक्ट मैच आना चाहिए, उसमें ऑप्शन से आप बैकवर्ड नहीं जा सकते, तो आपको सॉल्व करके आंसर लाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिए दोनों। तो अभी इसको भी हमें पूरा सॉल्व करके आंसर लाना है। x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर है, e की पावर में x प्लस 1 बाय x dx है, 1 से 2 इंटीग्रेशन करना है। तो ऑब्वियसली ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन आ गए। तो हमें क्या सोचना है, फिर सब्स्टिट्यूशन सोचना है। सब्स्टिट्यूशन सोचना है तो भाई द मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन इज ऑब्वियसली e बिकॉज इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, सो व्हाट वील डू इज इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी लेट x प्लस 1 बाय x एज t, ठीक है, एंड as soon as we let this as t we'll have to differentiate it। x का डिफरेंशिएशन 1 by x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by x स्क्वायर। जब भी डिफरेंशिएशन में पावर नीचे होती थी तो एक पावर बढ़ाते थे, बढ़ाया अगर 1 को तो 2 हो गया, 2 का नेगेटिव कहां लिखना है, सॉरी इसी पावर का नेगेटिव तो कहां लिखना है, ऊपर, और नीचे क्या लिखना है, x स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt by dx। dx को इधर ले जाओ तो 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, बेटा इसमें एलसीएम ले सकते हैं, कितना हो गया एलसीएम, x स्क्वायर, ऊपर कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 1, dx इधर चला गया इज इक्वल टू कितना dt। अब जरा देखो क्या ये क्वेश्चन में आ रहा है, तो हमारा जवाब है आंसर आ रहा है ये। तो इसको तो हम क्या रख देंगे t dt, इस ऊपर वाले को क्या रख देंगे t, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया बेटा, e की पावर में t और dt, बस बाकी सब तो गया। लिमिट अभी एक बार भूल जाओ क्योंकि सब्स्टिट्यूशन किया है, ठीक है, तो लिमिट 1 से 2 मत लगा देना क्योंकि वो किसकी लिमिट है, x की, वो लास्ट में रखेंगे। अच्छा, e की पावर t तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, ठीक है। अब e की पावर t में t की वैल्यू रखो, t क्या माना था तुमने, x प्लस 1 बाय x, तो e की पावर में कितना है बेटा, x प्लस 1 बाय x। अब लिमिट रखो 1 से 2, अब लिमिट रखेंगे 1 से 2, तो अपर लिमिट रखी पहले, e की पावर में 2 रखा, 2 प्लस हाफ, माइनस लोअर लिमिट रखी e की पावर में 1 प्लस 1, ठीक है। 2 प्लस हाफ कितना होता है, एलसीएम 2, तो 4 और 1 5, 5 बाय 2 हो गया, माइनस e का क्या हो गया, स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, e की पावर 5 बाय 2 माइनस e का स्क्वायर, e की पावर 5 बाय 2 माइनस e का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन है नहीं, दिस इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस, तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, हमें पता है भाई कि ये पावर जो है वो 2.5 है कि नहीं है, 5 बाय 2 यानी 2.5, और ये 2 है, तो इसमें से मैं e स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, इसमें भी 2 पावर, इसमें भी 2 पावर तो है ही ना, तो e स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब इसमें से 2 पावर हटाऊंगा तो 0.5 पावर बचेगी कि नहीं बचेगी, 2 हटाई तो 0.5 बची, और यहां 1 बच गई क्योंकि e स्क्वायर पूरा हटा लिया, तो e स्क्वायर तो आ गया बाहर, e की पावर 0.5 यानी e की पावर हाफ, हाफ मतलब क्या होता है, रूट e माइनस 1, ये वाला ऑप्शन ऑप्शंस में है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी करेक्ट है बट ये ऑप्शन में नहीं, तो नन ऑफ दीज नहीं लगाएंगे। कौन सा आंसर करेक्ट है, ये वाला, क्योंकि इसको इसमें बदला जा सकता है। सो दैट कंप्लीट्स ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन इंटीग्रेशन। अब इसकी प्रैक्टिस करो ढंग से, ये टॉपिक भी अपने को कवर करके ही जाना है, क्यों छोड़ के जाना है, ठीक है, इतने मुश्किल सवाल नहीं आते। ऑलराइट।